आज फिर एक और वीडियो लेके आ रहे हैं। आज मैं झुकेगा नहीं, मतलब आज वीडियो पे वीडियो डाल के कैसे भी करके तुम लोग का ये टॉपिक खत्म करना है ना, क्योंकि तुम लोग भी थक गए और हम भी बहुत थक गए ये टॉपिक डिस्कस करके। तो हम लोग बात करते हैं एसिटिक एसिड के बारे में। एसिटिक एसिड की अगर बात करें तो पहली चीज तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है एथेनोइक एसिड, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और कॉमन नेम होता है इसका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मतलब है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेनेगर की। वेनेगर का मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं सिरके की, ठीक है ना। तो सिरके में पाए जाने वाला एसिड होता है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि भाई एथेनोइक एसिड एक्चुअल में हमारा होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, लिखते जाना कि जो हमारा होमोलॉगस सीरीज होता है उसका जो पहला ग्रुप होता है, पहला मेंबर होता है, वो होता है फॉर्मिक एसिड HCOOH। जो दूसरा आता है वही होता है हमारा एसिटिक एसिड। तो सीधे सीधे शब्दों में बोले तो होमोलॉगस सीरीज में एसिटिक एसिड सेकंड मेंबर होता है, ठीक है। सिंपल सी बात समझ में। उसके बाद दूसरी चीज है इसकी जो स्मेल होती है वो वेनेगर, यानी कि पहली चीज तो इस वेनेगर के टेस्ट की बहुत तीखे, वेनेगर की स्मेल पता है ना सिरके की बहुत तेज होती है, स्मेल वेनेगर लाइक, ठीक है। दूसरी चीज इनका टेस्ट होता है सॉर, ये बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं स्वाद में, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं इनकी। और दूसरी चीज है कि ये मिसिबल होते हैं वाटर में, भाई पानी में मिल जाता है ना सिरका, मिसिबल विथ वाटर, ठीक है, क्लियर। अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की पहले बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इनकी बीपी की, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है वो क्या कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, क्वथनांक। इनका जो क्वथनांक होगा वो होता है कितना, इसको बोलते हैं 391 केल्विन, और इसको अगर डिग्री सेंटीग्रेड में करोगे तो 118 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। बात क्लियर है। इसके मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक की बात करें, गलनांक इसका होता है जो होता है 290 केल्विन। इसका मतलब अगर डिग्री सेंटीग्रेड में करोगे या डिग्री सेल्सियस में करोगे तो इतना होगा, ठीक है। बात क्लियर होगी, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। याद रखना जो प्योर वेनेगर होता है, एथेनॉल होता है, उसको बोलते हैं ग्लेसियल, ग्लेसियल या ग्लेसियल, ग्लेसियल एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, ग्लेसियल एसिटिक एसिड। जो बिल्कुल प्योर वेनेगर होता है उसको बोलते हैं, प्योर एथेनोइक एसिड को बोलते हैं ग्लेसियल एसिटिक एसिड। बात याद रहेगी, बताओ। चलो अब इसकी बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बता दी, केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चे याद रखना, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्या लिख रहे हैं, उर्दू लिख रहे हैं क्या, प्रॉपर्टीज। चलो पहली बात करते हैं इनके एसिडिक नेचर की, ठीक है। इनका एसिडिक नेचर, भाई एसिड की बात करें तो एसिडिक नेचर की भी बात करेंगे। तो पहली चीज तो याद रखना, जैसे अगर मिनरल एसिड्स की बात करें तो मिनरल एसिड जो होते हैं हमारे चार होते हैं, HCl तीन ही होता है, HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3 होता है, ठीक है। ये तीनों जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट ये जो हमारा एसिटिक एसिड है ये वीक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड है ये वीक होता है। क्यों होता है सुनो। एक्चुअली क्या होता है, पहली बात इनका एसिडिक नेचर बोले तो ये कुछ ऐसे है, और ये टूटेंगे CH3COO- और H+। भाई एसिड की प्रॉपर्टी यही होती है ना जो हमें H+ दे। किसी भी एक्वा सोल्यूशन में हमें क्या, जलीय विलयन में जो हमें H+ आयन देता है वही हमारे एसिड होते हैं। एसिडिक नेचर का मतलब अम्लीय प्रकृति, प्रवृत्ति, प्रकृति, हाँ अम्लीय प्रकृति, ठीक है ना, अम्लीय प्रकृति, ठीक। तो जो हमें H+ देते हैं वही तो हमारे अम्ल होते हैं। अब ये वीक होते हैं, पता है क्यों, क्योंकि इनको जब किसी एक्वस सोल्यूशन में रखा जाता है तो ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं इन अपने आयन से, पार्शियली डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयंस। अब इसका क्या मतलब है समझो, जैसे हमने 2 बीकर लिए, ठीक है, और इसमें मान लो हमने 10 ml HCl डाला और इसमें 10 ml एसिटिक एसिड डाला। अब देखना यहाँ पर हमें पता आयन का मतलब H+ और Cl- में टूटेगा,
तो इस दौरान हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा वायर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन किसी सोल्यूशन में अगर बात करें तो उनमें भी करंट डेवलप होती है। जैसे हमारे बहुत सारे सेल है, जैसे हमारा जन वो है क्या कहते हैं इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसमें भी तो अंदर लिक्विड होता है, H2SO4 भरा होता है। तो कहने का मतलब है उसमें भी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वहां पर जो रोल करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, वहां फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, वहां पे आयंस करते हैं, यही H+Cl-, ये टूटेंगे महाराज CH3CO- और H+ में। अब देखो पार्शियली डिसोसिएट का मतलब, कंप्लीटली डिसोसिएट का मतलब सुना, यहाँ पर अगर हमने 10 ml लिया है तो पक्का ना पक्का मुझे यहाँ 10 H+ भी मिलेंगे और 10 Cl- भी। लेकिन यहाँ पर जो है मुझे हो सकता है 4 CH3CO- मिले और 6 H+ मिले। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि ज्यादा अच्छा पार्टिसिपेशन इलेक्ट्रिसिटी में कौन कर रहा है, तो भाई जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही ज्यादा अच्छी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये क्या होता है वीक। ठीक है, अभी छोटे छोटे शब्दों में इतना ही जानो। तो यही लाइन है, इनका एसिडिक नेचर होता है, ऐसे लिखा देना। ठीक है, और ये लाइन जो बोली लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक, अब दूसरी रिएक्शन की बात करें तो, और हाँ ये क्या कहते हैं भाई एसिड है तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या इस पे कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। अब उसके बाद एस्टरिफिकेशन बता चुके हैं, लेकिन किसी दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लो। सिंपल सी बात है, एक बात करें, जब एस्टर बनता है ना तो पता है उसकी स्मेल बहुत ज्यादा फ्रूटी होती है, जैसे लगता है कोई सेब रखा है फ्रेश, मतलब बहुत मीठी सी स्मेल होती है, बनता है तो बहुत अच्छा लगता है। और यही कारण है कि एस्टर जो होता है, जितने भी तुम परफ्यूम देखोगे अगर उसका देखोगे अंदर कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले, तो एस्टर जरूर दिखेगा, क्योंकि एस्टर और अल्कोहल के बिना परफ्यूम जैसे मतलब कहते हैं ना अधूरा है, वैसे ही है। फ्रूटी स्मेल वाले जो परफ्यूम होता है उसमें एस्टर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, हमको लेना है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ ही साथ हमें लेना है C2H5OH एथेनॉल, और जैसे इसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कर देंगे, अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो ये हमें दे देगा एस्टर CH3COO C2H5 और बना देगा वाटर। ठीक है, और एस्टर की स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, मीठी मीठी सी, फ्रूटी स्मेल भी बोल सकते हो या स्वीट स्मेल हो सकती है, ठीक है, मीठी स्मेल होती है। इसीलिए ये भी कारण है कि बहुत सारे जो फूड वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं फ्लेवर लाने के लिए एस्टर का यूज करते हैं। ठंडे होते हैं ये नेचर में, ये ठंडे भी होते हैं। ठीक है, ठंडे ठंडे से लगते हैं। केमिस्ट्री का जवाब नहीं है, केमिस्ट्री आ गई ना तो मजा आ जाएगा, लाइफ बदल जाएगी। चलो अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस का मतलब समझते हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर यानी कि एस्टर की जल से अभिक्रिया, एस्टर की जल से अभिक्रिया। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब यही होता है। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस का मतलब है एस्टर हमारा बन रहा था, सॉरी एस्टर हमारा CH3COO C2H5 इधर लगेगा ना, क्योंकि एथाइल अल्कोहल का C2H5 इधर लगेगा। वाटर से जैसे ही रिएक्शन कराएंगे जस्ट उसका रिवर्स है, यानी कि वापस से मुझे एसिटिक एसिड मिलेगा और उसके साथ ही साथ मुझे मिलेगा एथाइल अल्कोहल। भाई बहुत सिंपल, वही रिएक्शन है उसको जैसे उसमें क्या था एस्टरिफिकेशन में एस्टर बना था और वाटर, तो जब उसकी वापस से वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये वापस से टूटेगा, देखना कुछ ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, CH3COO माइनस में हो जाएगा और C2H5 ये जो होगा प्लस में आ जाएगा, और वाटर हमें पता है H+ और OH माइनस में टूटता है। बताओ कोई दिक्कत है? अब क्या होगा, ये जो O- है CH3COO ये इधर चला जाएगा और C2H5 OH माइनस के साथ। अब ये क्या बना दिया बेटे, CH3COO C2H5 सॉरी H, और क्या बना दिया हमारा C2H5 OH। बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, क्लियर? अब हम आगे की बात करते हैं और इसमें यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग जल्दी से। तो अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, हाँ याद रखना सपोनिफिकेशन मुझे पूरा टॉपिक ही पढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या होता है सपोनिफिकेशन? सपोनिफिकेशन का मतलब है सोप बनाना, और सोप बनाने का मतलब अगर हिंदी में बोले तो साबुनीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। अब ये कैसे बनता है सपोनिफिकेशन, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखो क्या होता है कि जब हम किसी भी एस्टर की अभिक्रिया, यानी कि ये हमारा एस्टर है, ठीक है, इसकी रिएक्शन
रिएक्शन हम करा देते हैं एल्कलाइन कास्टिक सोडा यानी कि एल्कलाइन NaOH से, तो ये बना देगा CH3COO Na प्लस C2H5OH। ठीक है, बनाएगा। और ये जो सोडियम एथेनॉइड आ रहा है, ये क्या बन रहा है? सोडियम एथेनोएट। बताओ क्यों? एस्टर का OH है ना, तो सोडियम 1 2 एथेनोएट ही तो बन रहा है। बताओ, सोडियम एथेनोएट। तो ये क्या है? या फिर इसको क्या बोल सकते हो? सोडियम एसिटेट भी बोल सकते हैं भाई, या तो एसिटिक एसिड, यहाँ H है तो ये एसिटिक एसिड था, सोडियम एसिटेट बोल सकते हो। बताओ, सोडियम एसिटेट, सोडियम लग गया एसिटिक एसिड की जगह, एसिड नहीं है ना, H नहीं है ना, अब ये कैसे बनेगा इसको भी देख लो। CH3CO माइनस में टूटेगा बेटे, और C2H5 प्लस में टूटेगा, और बड़ा सा अपना Na प्लस में टूटता है, और OH माइनस में। अब क्या करोगे? सीधे CH3CO को Na के साथ जोड़ दो, जैसे ही जोड़ोगे ये हो जाएगा CH3COO Na, और दूसरा यहाँ पे जोड़ोगे C2H5OH, जैसे ही जुड़ेगा ये बन जाएगा C2H5OH। बताओ कोई दिक्कत है? ये सावनीकरण है, सपोनिफिकेशन है, लेकिन सपोनिफिकेशन बहुत बड़ा एस्टर मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, एक चीज और है, याद रखना बेटे, यहाँ पर क्या हो रहा है? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज आल्सो कॉल्ड सपोनिफिकेशन। यानी कि जो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यानी कि एल्केन, मतलब एल्कलाइन का मतलब है कि किसी भी Na के साथ, मतलब एल्केलिन ग्रुप के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन सपोनिफिकेशन की है। लेकिन हाइड्रोलिसिस अगर हम किसी एसिड के साथ भी कराएं, H2SO4 है, HCl है, तो भी होगी, लेकिन वो जो है सपोनिफिकेशन रिएक्शन नहीं होगी। उसके लिए हमें एल्कलाइन यानी कि NaOH या KOH चाहिए ही चाहिए। यानी कि जो एसिड्स होते हैं वो भी हाइड्रोलिसिस करते हैं किसका? एस्टर का, लेकिन वो सपोनिफिकेशन रिएक्शन नहीं होगी। उसके लिए मुझे एल्कलाइन चाहिए, वो भी कोई बेस चाहिए, एल्कलाइन बेस। ये एल्कलाइन बेस है ना, ठीक है ना? एल्कलाइन ग्रुप पता है ना, पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ी होगी, सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, इसी तरह से बनेगा। ठीक, अब बात करें रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल। रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल यानी कि किसी मेटल से अभिक्रिया कराने पर, रिएक्टिव मेटल का मतलब है भाई मे बी ये सोडियम हो, मे बी ये पोटेशियम हो, मे बी ये कैल्शियम हो, ये सारे ही रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब क्या है देखो, जैसे ही रिएक्टिव मेटल है तो इसमें याद रखना निकलेगी हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे एसिड की, तो हमारा CH3COOH है। अब फिर वही केस हो रहा है, देखना बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे CH3COO माइनस और H प्लस पे नहीं, यहाँ पे कुछ अलग ही, यहाँ पे अलग हिसाब है। नहीं सही है, चलो देखते हैं क्या है। यहाँ पे बना देगा H2 निकाल देगा, चुपचाप H2 निकाल दो, ये H2 निकलेगा और बना देगा CH3CO Na सोडियम एसिटेट। क्या बन रहा है? सोडियम एसिटेट। देखो कैसे बना है, 2 मॉलिक्यूल है, कोई बात नहीं, अच्छा है, माइनस है, 2 मॉलिक्यूल है तो भाई 2 बार बना तो 2 बार निकला, क्या दिक्कत है? ठीक, तो हमें पता है 2H प्लस भी निकलेंगे। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या है? 2 Na है, यानी कि एक Na ये। जैसे ही इसको देख रहे हो बेटे, तो ये चुपचाप निकाल देगा हाइड्रोजन की गैस, यानी कि पहली बात तो फ्री रेडिकल होता है, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और ये जो है हमारा बना देगा CH3CONA, यानी कि ये क्या बना देगा? CH3COON। ठीक है, चलो नोट करो। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ बेस, यानी कि याद रखना कभी भी कोई एसिड है अगर बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? किसी भी बेस से, यानी कि क्षार से। तो हमें पता है जब एसिड कोई भी बेटा बेस से रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, तो यहाँ भी क्या है? एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट का मतलब यहाँ पे बनेगा CH3COON और इसके साथ बन जाएगा वाटर। तो याद रखना जो सोडियम एसिटेट है ये एक तरह का सॉल्ट होता है। ओके, गॉट इट? अच्छा, इससे ऊपर वाली जो रिएक्शन भी बताई थी कि किसी भी मेटल से रिएक्ट कर रहा है, तो अगर मैं ये कहूँ, मैंने ये दिया,
ठीक है। अगर मैंने किसी कैल्शियम को दे दिया तो तुम क्या बनाओगे प्रोडक्ट? याद रखना ये बनेगा CH3COO का होल ट्वाइस डॉट Ca प्लस H2। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज सोडियम पे +1 का चार्ज होता है तो उसके लिए तो एक ही चाहिए, लेकिन कैल्शियम पे 2+ का चार्ज होता है तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 एसीटेट चाहिए, तभी तो जुड़ेगा भाई। एक जुड़ गया माइनस, लेकिन इसको एक और भी तो चाहिए होगा CO माइनस, तब जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो कर लेना। तो समझाने का क्या करें, टाइम ही नहीं है, जैसा है समझते रहो। मैग्नीशियम भी होगा तो भी ऐसे करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम में भी Mg2+ होता है। चार्जेस मैंने बताए हैं, पहली दूसरी वीडियो थी, तीसरी वीडियो थी, पता नहीं कौन सी, याद नहीं मुझे। अब याद रखो, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स, यानी कि भाई सोडियम के कार्बोनेट्स होंगे, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, अब ये क्या है इसको देखते हैं। क्या है भाई, जब एसिड हमारा रिएक्ट करता है, जब एसिड हमारा रिएक्ट करता है, कार्बोनेट का मतलब सोडियम कार्बोनेट, तो ये बनाएगा कुछ अलग ही। और क्या बनाएगा तो इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं, इसमें निकालनी है कार्बन डाइऑक्साइड और बनाना है वाटर। क्या निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और सीधे बना दोगे CH3COON। अब ये कैसे है देखो, ये टूटेगा CH3CO- और Na+ में, सॉरी H+ में, ये कुछ ऐसा टूटेगा Na+ और यहाँ पे बनेगा CO3 है माइनस में। ठीक है, 2Na+ और CO3 माइनस में। अब ये जो है ये चाहेगा कि भैया हमको कैसे भी करके ये बनाना है, सॉरी ये बनाना है, ये ले गया। जैसे ही लेगा तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बनेगी 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, मतलब कि H, और अगर देख रहे हो तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो टोटली अब बता रहे हैं, एक हाइड्रोजन ये है, अब एक हाइड्रोजन और बनेगा और 2 एसीटेट आयन बनेंगे। 2 एसीटेट आयन बनकर 2Na यानी कि CH3CONA बना दिया। बताओ कोई दिक्कत है? 2। अब क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल इसके एक ऑक्सीजन को लेंगे, यानी कि वाटर निकला। अब बताओ जब एक ऑक्सीजन निकल गया तो कितना बचा कार्बन के बाद? 2 ऑक्सीजन बना और क्या बना गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लियर होगी बात? चलो अब जल्दी से बात करते हैं इसके यूजेस की, बस फिर काम। यूजेस में भी क्या है, केमिकल होता है, ये सब तुम लोग बता ही लोगे। हम सीधे अब बात करते हैं इसके टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूछा जा सकता है, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जब हम लैब में कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें हम जानेंगे कैसे कि किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक्चुअली क्या होता है, लाइव मतलब प्रैक्टिकल में हम लोग को क्या किया जाता है कि पकड़ा दिया जाता है कि ये पैकेट है, इसमें बताता नहीं कि एसिड है, अल्कोहल है, व्हाटएवर। ठीक है, अल्कोहल तो लिक्विड मिलता है, तो एसिड को पाउडर ऐसे पकड़ा देंगे और उसमें मुझे आइडेंटिफाई करना होता है कि एक्चुअल में वो सोल्यूशन या वो जो भी है वो है क्या। ठीक है, तो देखना सबसे पहला टेस्ट है टेस्ट विथ, इस टेस्ट को एक और बोलता है एफरवेसेंस टेस्ट बोलता है। टेस्ट विथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, दोनों की चीज है। अब क्या होता है, जैसे कि मुझे लैब में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है हमारी बड़ी सुंदर सी, ये टेस्ट ट्यूब है। अब इसमें क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे, यानी कि कार्बनिक यौगिक डालेंगे, और उसके बाद ये परीक्षण होता है, हिंदी में बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का परीक्षण, यानी कि कैसे जानेंगे प्रयोगशाला में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, यानी कि घोलेंगे किससे? वाटर के साथ, वाटर साथ मिलाएंगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स, यहाँ पे ड्रॉपर लेके आएंगे और कुछ ड्रॉप्स हम डाल देंगे किसकी? Na2CO3 की। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की। जैसे ही डालते हैं बेटा, पता है क्या होता है, यहाँ से बबल निकलता है, जैसे पेप्सी कोला देखिए ना, कोका कोला, एक्चुअल में उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वही झाग बन के निकलती है, जैसे गोले गोले उठते हैं ऊपर, उठेंगे और फिर तीखी सी स्मेल आती है, तो वो क्लियर करती है कि पक्का ना पक्का इसमें एसिड है और कंफर्म हो जाता है। तो इस टेस्ट को कहते हैं, जो स्मेल आती है, बबल उठता है, इसको बोलते हैं एफरवेसेंस। क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस। और इसी टेस्ट को बोलते हैं इसीलिए एफरवेसेंस टेस्ट। ठीक है, एफरवेसेंस
वेसेंस टेस्ट। याद रहेगा बेटे? बताओ बच्चों, याद रहेगा? चलो अब नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, जो कि लिटमस पेपर टेस्ट है। तो लिटमस टेस्ट क्या होता है? लिटमस पेपर होता है, उसको क्या करोगे, हम ब्लू लिटमस पेपर का अगर सोल्यूशन में डालें और अगर उसने ब्लू को रेड कर दिया तो इसका मतलब ये भी क्लियर है कि वो एसिड है। नेक्स्ट होता है एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट कोई दिक्कत नहीं है। एस्टर टेस्ट में क्या करोगे, बहुत ही सिंपल, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, अगर वो एसिड है और उसमें तुम डाल दोगे अल्कोहल, भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब पक्का अगर ये एसिड हुआ तो इसमें अगर एथाइल अल्कोहल डाल दोगे तो एस्टरिफिकेशन करेगा और एस्टर बना देगा। और एस्टर बनाएगा तो पहचानो कैसे? उस लैब में या तुम्हारे टेस्ट ट्यूब में क्या है, फ्रूटी स्मेल आएगी, फ्रूटी या फिर स्वीट स्मेल आएगी। और जैसे ही आएगी तो हमें क्लियर हो जाएगा यहाँ एस्टर बन रहा है, ये जो कंपाउंड है वो हमारा एसिड है। बात क्लियर होगी? तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जिसमें कि मतलब बनाएंगे, अभी तो अपलोड कर दे पहले। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बनाएंगे आज सोप के बारे में। उसको खत्म करके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे, सोप के बाद वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे हमारे जो हेरिडिटी और एवोल्यूशन है। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट वीडियो वही होगी, हेरिडिटी और एवोल्यूशन वाली। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बायोसेवर्ट लॉ। इतना बताने के बाद फिर जितनी भी वीडियो आएंगी वो मेरे सिर्फ 1 घंटे की या आधे घंटे जितनी भी होगी, लेकिन वो एक बार में पूरा चैप्टर बताएंगे, जो भी मेन होगा वो, क्योंकि 1 घंटे में बताना हर चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो जितना भी होगा बहुत स्पीड बहुत तेज होगी, तो अपनी भी स्पीड बना के चलेगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।